खोखले सपने जब जीवन के यथार्थ से टकराते हैं तो चूर चूर हो जाते हैं। खोखले सपने जब जीवन के यथार्थ से टकराते हैं तो चूर चूर हो जाते हैं। मगर बुलंद हौसले वाले सपने चोट खाकर भी मंजिल पा ही लेते हैं। चोट खाकर भी मंजिल पा ही लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अगेन एक न्यू वीडियो में सैनी फोकस ऑन एएम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। एक न्यू वीडियो के साथ जो हमारा इस सीरीज चल रहा है बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यानी मूलभूत गणितीय अवधारणा, यानी इसके प्रीवियस पार्ट नंबर 6 तक हमने कवर कर लिया है। जो मैथ के 5 टॉपिक हैं, अलजेब्रा त्रिकोणमिति, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित जिसे बोलते हैं, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रायगोनोमेट्री जिसे बोलते हैं, और उसके बाद वेक्टर, और उसके बाद कैलकुलस यानी कलन, और 5वां जियोमेट्री, जिसमें हमने 2 पार्ट यानी कि ट्रायगोनोमेट्री तक पार्ट नंबर 6 तक पूरा कवर कर लिया। उसके जितने फार्मूले होते हैं इंपॉर्टेंट फिजिक्स के लिए, वो सारे फार्मूलों को हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, हमारा 3rd पार्ट चलेगा, यानी कि तीसरा जो हमारा टॉपिक था वेक्टर, जो मैथ में है। मैथ का जो तीसरा टॉपिक है वेक्टर, जो फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि आज की इस वीडियो में वेक्टर क्या होते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, या कैसी भौतिक राशियाँ होती हैं। क्लियर? तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वेक्टर यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं सदिश, यह भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? इन्हें हम कितने भागों में डिवाइड किए? इन भौतिक राशियों को हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी, और सेकंड है सदिश वेक्टर यानी कि सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, एंड देन थर्ड है प्रदिश राशि जिसे टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर? ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन कि भौतिक राशियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो हमने देखा कि 3 भागों में भौतिक राशियों को डिवाइड किया गया है। तो हम पहले बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशियां क्या होती हैं। अभी तक आपको बता दें, अभी तक आप बचपन से जो संक्रियाएं, गुणा भाग जोड़ घटाना, जितनी प्रकार की संक्रियाएं आप करते आ रहे हैं ना, वो सभी के सभी स्केलर क्वांटिटी ही है। आप किसी भी द्रव्यमान को, जब किसी द्रव्यमान को, किसी वस्तु को द्रव्यमान में तौलते हैं, तो वहां पर भी, जैसे सपोज करिए हमें 5 किलो चीनी लेना है, हमें 10 किलो दाल लेना है, 5 किलो चीनी के आगे 5 जो लिखा है, ये स्केलर क्वांटिटी को दर्शा रहा है, यानी कि अदिश राशि को प्रदर्शित कर रहा है। और 10 किलो दाल के आगे जो 10 संख्या लिखी है, 10 संख्या, वह उस दाल की मात्रा को बता रहा है, यानी कि कितना मात्रा में दाल है। यानी कि ये क्या दर्शा रहा है, यानी कि क्या स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? इसमें किसी भी प्रकार का दिशा की आवश्यकता नहीं होती कि हमें 10 किलो दाल लेना है, तो सर 10 किलो दाल लेना है तो हमें इस दिशा में, यानी उत्तर दिशा में 10 किलो दाल लेना। ऐसा कभी नाम सुने हैं कि हमें इतना सामान लेना इस दिशा में? कभी ऐसा नहीं होता है। यानी कि वो सारी वस्तुएं, जैसे मान लीजिए हमें 1 बीघा जमीन लेना, हमें 10 बीघा जमीन लेना, यानी कि जो 10 बीघा 1 बीघा जमीन बता रहे हैं, वो 1 और 10 क्या बता रहा है? मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना मुझे वस्तुएं चाहिए। लेकिन ये बताते समय क्या हमें जरूरत है दिशा की कि हमें इस दिशा में चाहिए? ऐसा नहीं हो रहा। तो हम कहने का मतलब क्या, स्केलर क्वांटिटी केवल परिमाण, स्केलर क्वांटिटी में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की। उदाहरण के लिए द्रव्यमान ले लीजिए, और आप बचपन से लेकर आज तक जितनी भी संक्रियाएं करते आ रहे हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना, वो सभी संक्रियाएं स्केलर क्वांटिटी ही है। आपसे कह दिया जाए 10 और 20 को आप जोड़िए तो इमीडिएट बता देंगे 30 होगा। क्लियर? अगर हम 20 और 50 को कह देंगे तो इमीडिएट आप बता देंगे 70 हो जाएगा। लेकिन वही क्रियाएं जब हम सदिश में करेंगे तो वो क्रियाएं हम कैसे करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सदिश क्वांटिटी, सदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो वे राशियां जिनको, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं, आप इस परिभाषा को लिख भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
वे राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वैसी राशियों को हम इस अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब उदाहरण के लिए जितने प्रकार की आप बचपन से संक्रियाएं करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग इत्यादि, और उसके बाद जितने भी द्रव्यमान को हम नापते हैं, उसके पहले जो हम संख्याओं को यूज करते हैं वो क्या दर्शाता? उस वस्तु की मात्रा को प्रेजेंट करता है, कितनी मात्रा में ये वस्तु है। क्लियर? आई होप ये स्केलर क्वांटिटी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे सदिश यानी कि वेक्टर क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स में। अगर आपने ये स्केलर क्वांटिटी को समझ लिया है तो समझिए आपने फिजिक्स को समझ लिया है, क्योंकि फिजिक्स के फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही आपको इसके इम्पोर्टेंस का आपको पता लगेगा। जैसे जैसे आप धीरे धीरे यांत्रिकी वाला जो पढ़ेंगे चैप्टर, जिसमें वेग, त्वरण, विस्थापन ये सारी चीजें रहती हैं, उन सारी चीजों में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल होता है, इंपॉर्टेंट बहुत होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सदिश किसे कहते हैं। सदिश परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम किसी वस्तु को खरीद रहे थे या किसी वस्तु को किसी चीज में तौल रहे थे, तो क्या हम उसमें जरूरी था कि हम दिशा बताएं तभी वो वस्तु होगी? ऐसा नहीं था ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें आपको किसी चीज को बताना पड़ेगा तो उसमें आपको दिशा भी आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? तो क्या होगा, इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण इसमें हम दे दें तो त्वरण, विस्थापन, वेग इत्यादि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आपको दिशा को भी बताना जरूरी होगा। हाँ, नहीं तो वो चीजें सदिश नहीं होंगी। क्लियर? तो सदिश क्या होती है? सदिश वे राशियां होती है जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश कहते हैं। अब एक आता हमारा प्रदिश, एक और क्वांटिटी है प्रदिश, यानी कि जिसे इंग्लिश में टेंसर कहते हैं। ई ससुरा बहुत खचरा है, ई दोनों का काम करता है। रेयर केस में भी इसका यूज कभी बहुत रेयर केस में होता है, अन्यथा फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी और उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी से ही पूरा खेल चल जाता है। लेकिन इस टेंसर क्वांटिटी नॉलेज के लिए जानना बेहद जरूरी है। क्या कि हाँ, भौतिक राशि में एक टेंसर क्वांटिटी भी है जो यूज में होता है कभी कभी। देखिए टेंसर क्वांटिटी क्या है, ये टेंसर क्वांटिटी कौन बता दे? क्षेत्रफल क्या है? सदिश राशि। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इरेगुलर शेप का, अनियमित आकार का, कभी कभी कोई वस्तु आता है तो उसका क्षेत्रफल जो हम ज्ञात करते हैं तो ई ससुरा क्या कहता है कि क्या है? टेंसर क्वांटिटी। या कभी कभी सदिश की तरह बिहेव करेगा, कभी अदिश की तरह बिहेव करेगा, यानी कि दोनों की तरह बिहेव करता है। इसलिए यह क्या करता है? मिटगोलवा का काम करता है। मिटगोलवा समझ रहे हैं? दोनों तरफ का काम, कभी तुम्हारा वाला कर देगा, कभी इसका वाला कर देगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि टेंसर क्वांटिटी समझ में आ गया होगा कि टेंसर क्वांटिटी क्या। उदाहरण के लिए हमने क्या है, क्षेत्रफल किसका? जब कोई अनियमित आकार का, यहाँ पर कोई अनियमित जिसका कोई आकार फिक्स ना हो कि किस आकार में है, उसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है तो हम टेंसर क्वांटिटी का ही यूज करते हैं। रुकिए 2 मिनट। टेंसर क्वांटिटी क्लियर, ये सारी क्लियर हो गई होंगी बातें। अब हम बात करेंगे इस वेक्टर को। वेक्टर जो हमारा मेन सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए देखते हैं ये जो क्या है वेक्टर यानी कि सदिश। देखिए सदिश को पहले हम देखेंगे प्रदर्शित कैसे करते हैं, यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो आइए देखते हैं, इसको हम वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो हम ऊपर तीर लगाएं यह भी हम लिख सकते हैं। इस तरीके से भी वेक्टर ए को लिख सकते हैं, यानी कि प्रदर्शित कर सकते हैं। और दूसरा, ए के ऊपर अगर हम एक डॉट ऐसे लाइन खींचते हैं, यानी कि एक ऐसे डॉट एक लाइन खींचते हैं तो भी क्या होगा, वह क्या होगा वेक्टर। इस तरीके से भी हम इसे वेक्टर को प्रदर्शित कर सकते हैं। और एक तीसरा तरीका है जो काफी बुकों में दिया रहता है, मतलब बहुत सारे राइटर लिखे रहते हैं बोल्ड लेटर में। तो बोल्ड लेटर में ऐसा नहीं है कि वो उस लेटर को डार्क किया गया, डार्क नहीं, अगर वहाँ डार्क किया गया तो आप समझ लीजिए कि वह क्या है, एक सदिश राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे बकवास चीज लगता है, सबसे बकवास ये लगता है क्योंकि इतना हमें कहाँ फुर्सत है कि हम किसी लेटर को ए लिखेंगे तो उसे 1 घंटा पेन से हम क्या करेंगे, गोलियाएंगे उसे, और मतलब तो डार्क करेंगे, गाढ़ा करेंगे, तब तक हमारा क्या होगा, स्याही खर्च हो जाएगा और कॉपी खराब हो सकता है। उससे बेस्ट है या तो ये आप लिखना
ज़्यादा अच्छा रहता है या इस टाइप का लिखना ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि सदिश यानी कि वेक्टर को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज, अब हमारा एक टॉपिक और आता है स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन बिंदु से निकले हुए जितने सदिश होते हैं, ओरिजिन बिंदु से निकलने वाले जितने सदिश होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्थिति सदिश कहते हैं, यानी कि पोजीशन वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे देखिए ओ बिंदु से ओ ए एक सदिश निकला है, ओ बी एक सदिश निकला है और ओ सी एक सदिश निकला है। यानी देखिए पोजीशन वेक्टर में यही चीज आप ध्यान रखिए कि ओरिजिन बिंदु से कितने सदिश निकल रहे हैं और उन सदिशों को कैसे हम लिखते हैं, उन्हें हम क्या कहें? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लोचा क्या होता है? स्टूडेंट क्या गड़बड़ी करता है, ये लिखने में घपला कर जाता है। घपला यानी क्या? मिस्टेक कर जाता है। देखिए ओ ए वेक्टर क्या है? ओ ए को जब हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? ओ ए वेक्टर ओ ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगर हमें ओ बी वेक्टर ओ बी को रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर ओ बी लिखेंगे। अगर ओ सी को रिप्रेजेंट करना है वेक्टर को तो ओ बी वेक्टर ओ बी लिखेंगे। यानी कि मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ओ को हम ले रहे हैं तीनों जगह ओरिजिन बिंदु को उसे शामिल करना है, यानी कि स्टार्टिंग में उसे ही लिखना है, ना कि ए वेक्टर ए ओ, ना कि वेक्टर बी ओ, ना कि वेक्टर सी ओ। ऐसा लिखेंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए इसे बेस्ट तरीका इसी तरीके से आप लिखेंगे, यानी कि ओरिजिन जिस बिंदु से वो निकल रहा उसे आप एक शामिल करिए और जो वेक्टर जिधर जा रहा उसे आप लिखिए, तब आपका वो सही हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि स्थिति सदिश क्या है। ओरिजिन बिंदु से निकलने वाले सदिशों को हम क्या कहते हैं, यानी कि मूल बिंदु से निकलने वाले सदिशों को हम क्या कहते हैं? स्थिति सदिश कहते हैं, यानी कि पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्लियर? ये हो गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे एक हमारा ये है डिस्प्लेसमेंट सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश क्या होता है? आपने अभी यहाँ पोजीशन वेक्टर देखा कि नहीं, कितने आसानी तरीके से कि जब ओरिजिन बिंदु से यहाँ पे देखिए दो सदिश निकल रहे हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। अब इन दोनों सदिशों को हम एक लाइन वेक्टर ए बी से क्या करेंगे? ए बी से क्या ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। अभी जो हम जोड़ देंगे तो अभी क्या हो जाएगा? अब हम देखिए विस्थापन कैसे इसका निकालेंगे। अगर हमें इसका मान वेक्टर ए पता है और इसका मान वेक्टर बी पता है, तो हमें अगर ये ज्ञात करना है यानी कि ए बी ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, जो वेक्टर राशियां यानी कि सदिश राशि सबसे बड़ी होगी उसमें से सबसे छोटी राशि को हम घटा के हम इस तीसरे ए बी का सदिश का मान इमीडिएट निकाल लेंगे। आइए देखते कैसे। इसका हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमें वेक्टर ए बी मुझे फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए बी, तो हम कैसे निकालेंगे? बी का पोजीशन वेक्टर यानी कि पी बी का मतलब पोजीशन वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, यानी कि बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर जब हम घटाएंगे तो हमारा मान देखिए माइनस हो गया, माइनस करेंगे। यहाँ देखिए ओ बी पोजीशन वेक्टर माइनस ओ ए, तो हमारा मान क्या आ जाएगा? ए बी। ए बी का मान क्या आ जाएगा? ए बी का मान आ जाएगा। क्लियर? यानी कि जब हम बड़े राशि में से छोटे राशि को हम घटाते हैं तो हमारा जो मान आता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? विस्थापन सदिश को रिप्रेजेंट करता है। आई होप विस्थापन सदिश भी क्लियर हो गया होगा। विस्थापन सदिश का मतलब सिंपल सा बात ये लिखिए कि बड़े सदिश में से हम जब छोटे सदिश को माइनस करते हैं तो जो हमारा राशि प्राप्त होता है वो तीसरी क्वांटिटी को प्रेजेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन, यानी कि क्या कहते हैं? विस्थापन सदिश यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। क्लियर? आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसके आगे का जो पार्ट होगा अभी इस वेक्टर में जितने भी टर्मिनोलॉजी जो शब्दावलियां यूज होती हैं, हाँ, उसका मीनिंग और उसका क्या अर्थ निकलता है, आप इस चीज को मैं बताऊंगा। ये 2-3 कहने मतलब कुछ पार्ट में, यानी कि 2-3 पार्ट में शायद वेक्टर पूरा खत्म कर दूंगा।
हाँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।